हाय फ्रेंड, यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं श्रवण कुमार राजपूत आज आप लोगों को कंपटीशन बेस्ड भूगोल विधिवत रूप से जो है एकदम शुरुआत से चर्चा करेंगे। तो जो है एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस, सीजीएल और यूपीएससी, जीमेंस, जिसमें जो है सभी से कुछ जो है सभी एग्जाम में यहाँ से कुछ ना कुछ पूछा जाता है, तो इसके हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा भूगोल। तो भूगोल को हम जो है शुरुआत से बिल्कुल जड़ से समझेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे भूगोल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं भूगोल। भूगोल से पहले हम लोग पढ़े जो समझेंगे ब्रह्मांड, यानी स्टार्टिंग करेंगे हम लोग ब्रह्मांड से। पहले ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्मांड के बाद हम जो है आएंगे विश्व भूगोल, और विश्व भूगोल के बारे फिर जो हम लोग पहुँचेंगे अपने महाद्वीपीय भूगोल में। महाद्वीपीय भूगोल के पश्चात में जो है आपको बताऊंगा अपने भारत यानी अपने राष्ट्र के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मांड के भूगोल यानी ब्रह्मांड की जानकारी करते हैं। ब्रह्मांड का जो है निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। तो ब्रह्मांड के निर्माण के लिए बहुत सी जो है थ्योरी है। ब्रह्मांड के निर्माण को लेकर के बहुत सी थ्योरी दी गई हैं। तो जिसमें से आपको बता देते हैं ब्रह्मांड को निर्माण के लिए एक जो पहली थ्योरी दी थी जो है ऑटो स्मिड ने दी थी। और उनकी क्या थी? ऑटो स्मिड ने बताया था, एक जो वैज्ञानिक हुए, इन्होंने बताया कि जो है पहले ब्रह्मांड एक धूल यानी धूल की परिक्रमा जो है अपने धूल परिकल्पना को लेकर के बताया। मतलब जो है ब्रह्मांड में पहले सब ऐसा था सिस्टम, सब धूल ही धूल थी, और उसके पश्चात ये सब एकत्रित हुए, कुछ धूल के कण एकत्रित होकर के ग्रह बने। ये चीज बताई गई। मतलब सबसे पहली जो परिकल्पना है ऑटो स्मिड की है, उन्होंने बताई धूल परिकल्पना। धूल परिकल्पना में क्या बताया भैया? धूल परिकल्पना की यदि हम बात करें तो इन्होंने बताया कि पहले ब्रह्मांड में सब जो है हजारों करोड़ों वर्ष पहले ऐसा था, सब प्रत्येक जगह धूल ही थी, और यही धूल के कण एकत्रित होकर के तारों, ग्रहों और पिंडों का रूप लिया। ये चीजें किसने बताई? ऑटो स्मिड ने। फिर दूसरा जो है दूसरी जो परिकल्पना आती है वो जो है लाप्लास ने दी, और लाप्लास ने बताया क्या? इन्होंने निहारिका के बारे में, निहारिका आप लोग समझते हैं, निहारिका के बारे में यानी निहारिका परिकल्पना। अब हम इसे समझाते हैं निहारिका परिकल्पना क्या होती है। इन्होंने बताया पहले एक ऐसा सिस्टम था, जो भी आपको पिंड दिखाई पड़ रहे हैं ये सब छोटे छोटे रूप में थे और बहुत बड़े समूह में रहते थे। ये निहारिका परिकल्पना इन्होंने बताई, निहारिका परिकल्पना। और इन दोनों से हमें जो जानकारी मिलती है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, यानी जो है इनको इस समय ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जा रही है। इन परिकल्पनाओं को हम लोग नकारते हैं। जो जो परिकल्पना है उसकी हम बात करते हैं। जो मैन परिकल्पना आपकी है, वो परिकल्पना आपकी क्या है भैया? समझिएगा। नंबर 3 में जो मैन परिकल्पना है वो जॉर्ज लेमेंतियर ने दी थी। जॉर्ज लेमेंतियर ने दी, और यहां से भैया स्टार्ट हुआ हमारा भूगोल। इनकी परिकल्पना सबसे ज्यादा मान्य है, आज तक जो मानी जाती है इन्हीं की परिकल्पना, और किसी की परिकल्पना नहीं मानी जाती है। तो इनकी परिकल्पना में क्या था भैया? इन्होंने अपनी परिकल्पना में बताया कि भैया ये बिग बैंग थ्योरी लेके आए। कौन सी? बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग परिकल्पना। अब इसमें हम लोग विधिवत रूप से समझेंगे क्या है बिग बैंग परिकल्पना क्या है, क्योंकि इन दोनों को ज्यादा नहीं समझना है हम लोगों को। ये तो जो है इस समय इनका कोई भी महत्व नहीं, कहे तो महत्व इनका भी है, फिलहाल जो है इतनी ज्यादा नहीं पढ़ी जाती है। सबसे ज्यादा ये मान्य है, जो सबसे ज्यादा मानी जाने वाली परिकल्पना है वो बिग बैंग थ्योरी है, यानी बिग बैंग परिकल्पना। तो बिग बैंग परिकल्पना के अनुसार हम लोग समझेंगे कैसे हुआ था ब्रह्मांड का निर्माण। बिग बैंग परिकल्पना के अनुसार हम लोग ब्रह्मांड के निर्माण को समझते हैं, किस प्रकार जो है ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड का निर्माण समझते हैं। चलिए, बिग बैंग
पहले क्या बताया गया था, जो है जॉर्ज लेमेंत्रे ने बताया कि पहले पूर्ण ब्रह्मांड एक मटर के दाने के समान था, मतलब बहुत छोटे जगह में ये सब चीजें थी, ऐसे एकत्रित थी इस प्रकार। और इन्होंने बताया जब इस प्रकार एकत्रित थी ये सभी चीजें, और सहसा ही भैया आकर्षण शक्तियों के कारण बहुत सी जो शक्तियां जो है विस्फोट हुआ। अचानक क्या हुआ भैया, अचानक हुआ विस्फोट, और विस्फोट होने से निर्माण हुआ किसका, यानी पहले बिग बैंग, यानी जो है बहुत छोटे, पूरा ब्रह्मांड हमारा एक जगह स्थित था, यानी बहुत छोटी जगह पर। अब उसके बाद इन्होंने बिग बैंग कैसे किया, अब हम आपको ये समझाते हैं, देखिएगा। चलिए, इन्होंने क्या बताया, जब इसका विस्फोट हुआ, और विस्फोट में सबसे पहले क्या क्या होना, यानी बिग बैंग यानी जो पहले क्या लिखेंगे, बिग बैंग की बात आ जाए तो बिग बैंग परिकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड पहले मटर के दाने के समान था, और जो बिग बैंग यानी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट कहें तो एक बहुत बड़ा जब ब्लास्ट हुआ, यानी उसमें क्या हुआ, ये आपका जो ब्रह्मांड था ये बदल गया किसमें, निहारिकाओं में, ऐसे ऐसे, मतलब आप लोग जो है मोबाइल में देख सकते हैं गैलेक्सी जो होती हैं ऐसे ऐसे, इस प्रकार से बहुत करोड़ों तारों में बदल गया, ये टूटा तो इस प्रकार की निहारिकाओं में बदल गया, ये निहारिकाएं बनी। ऐसे कई निहारिकाएं बनी, ऐसी कई आकाश गंगाएं बनी जिन्हें हम लोग कहते हैं गैलेक्सी, क्या कहते हैं, गैलेक्सी। बहुत सी गैलेक्सियां ऐसे ऐसे बनी। आपको बता दें असंख्यों गैलेक्सियां बन गई, और इन गैलेक्सियों में क्या क्या था, तारे थे, सूर्य थे, बहुत सी चीज इन गैलेक्सियों में थी, यानी बहुत से ज्यादा जो भी तारे थे, अरबों खरबों तारे इन्हीं गैलेक्सियों में पाए थे। सबसे पहले का मटर के समान, यानी मटर के दाने के समान ब्रह्मांड था। उसके पश्चात क्या हुआ, जब बिग बैंग हुआ, बिग बैंग कहें तो एक ब्लास्ट हुआ बहुत बड़ा। जब ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद ये जो ब्रह्मांड इतना छोटा था इस प्रकार से था, और ये बदल गया गैलेक्सियों में, यानी बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सियां बन गई। जो है गैलेक्सियां कहें तो हम लोग कह सकते हैं तारों के समूह, तारों का एक समूह होता है गैलेक्सी, इस प्रकार की गैलेक्सियां बन गई, ऐसे गैलेक्सियां बनी बहुत सी। अब गैलेक्सियों की बात करें तो गैलेक्सियों का जो केंद्र होता है, ध्यान रखिए, अब गैलेक्सी से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड पहले जो है एक मटर के दाने के समान था, और धीरे धीरे जो है ब्लास्ट हुआ, एक ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट में वही मटर के दाने के समान ब्रह्मांड बदल गया बहुत छोटी छोटी गैलेक्सियों में, बहुत छोटी छोटी, छोटी भैया विशाल गैलेक्सियों में, विशाल गैलेक्सियों में बदल गया। और इसमें एक गैलेक्सी में लगभग में बताए जाते हैं 100 अरब तारे होते हैं, 100 अरब तारे होते हैं, एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। और हमारे ब्रह्मांड में अब तक लगभग में गैलेक्सी हैं ये 100 अरब गैलेक्सी भी हैं, 100 अरब तारे होते हैं, और 100 अरब गैलेक्सी हैं हमारे एक गैलेक्सी में बताया गया 100 अरब तारे हैं, और 100 अरब गैलेक्सी हैं हमारे ब्रह्मांड में, ये चीज बताई जाती है। अब हम लोग समझते हैं गैलेक्सी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, गैलेक्सी क्या होती है, कैसे क्या, जो इससे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं इनको हम लोग समझेंगे गैलेक्सी से। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या था, गैलेक्सी से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनको हम लोग समझते हैं। गैलेक्सी की यदि बात करें तो गैलेक्सी का जो केंद्र होता है, गैलेक्सी के केंद्र को हम लोग कहते हैं बल्ज। गैलेक्सी के केंद्र को, गैलेक्सी के केंद्र को बल्ज कहा जाता है। कहीं पर पूछ दिया जाए गैलेक्सी के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन उत्तर होगा हमारा बल्ज। क्या होगा भैया, बल्ज होगा। गैलेक्सी के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। और गैलेक्सी से क्वेश्चन आते हैं
उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इतना ही नॉलेज आपको देकर के ब्रह्मांड के बारे में, अब हम लोग अपने आकाश गंगा में प्रवेश करते हैं। आकाश गंगा एक गैलेक्सी है। आकाश गंगा क्या है? एक गैलेक्सी है जिसमें हमारा सूर्य है। जिसमें क्या है? हमारा सूर्य है। लिखिएगा, आकाश गंगा को हम लोग क्या कहते हैं? क्वेश्चन आपसे पूछ सकता भी है, हमारा सूर्य किस आकाश गंगा में उपस्थित है? सूर्य जो है हमारा किस आकाश गंगा में उपस्थित है? आकाश गंगा नहीं पूछेगा भैया, किस गैलेक्सी में उपस्थित है ये कहेंगे। किस गैलेक्सी में उपस्थित है सूर्य हमारा? किस गैलेक्सी में उपस्थित है? तो आप लोग बताएंगे आकाश गंगा। आकाश सूर्य हमारा कहाँ पर जो है स्थित है? आकाश गंगा, जिसका एक नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है भैया? मंदाकिनी। इसे जो है हम नाम भी देते हैं, मंदाकिनी भी कहा जाता है। हमारी आकाश गंगा को ही मंदाकिनी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मंदाकिनी। इसे हम लोग दुग्ध मेखला भी कहते हैं, दुग्ध। तो अब देखिए, ये आकाश गंगा, और इसी आकाश गंगा में हमारा सूर्य है। यानी क्वेश्चन आपसे फ्रेम करेगा, सूर्य हमारा किस गैलेक्सी में उपस्थित है? तो आपका उत्तर होगा आकाश गंगा। क्या भैया? आकाश गंगा। यानी सूर्य आकाश, यानी कहाँ उपस्थित है भैया? सूर्य हमारा आकाश गंगा में उपस्थित है। और आपको बता दें, सूर्य जो है इस आकाश गंगा का चक्कर 25 वर्ष में पूर्ण करता है। सूर्य आकाश गंगा का चक्कर, सूर्य आकाश गंगा का चक्कर 25 वर्ष में पूर्ण करता है। कितने वर्ष भैया लगाता है? पूर्ण करने में 25 वर्ष में पूर्ण करता है। ये सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है आकाश गंगा का, यानी जो जिस आकाश गंगा में, यानी जिस आकाश गंगा हम कहें भाई अपनी आकाश गंगा में है सूर्य, तो उसका चक्कर सूर्य कितने दिन में पूर्ण करता है? सूर्य 25 वर्षों में पूर्ण करता है। और इसी वर्ष को, यानी इतने वर्ष को जिसे हम कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष, यानी इन्हीं 25 वर्षों को, यानी 25 वर्षों को हम लोग कहते हैं ब्रह्मांड वर्ष। जितने समय में, लिखिएगा, जितने समय में सूर्य आकाश गंगा का एक चक्कर पूर्ण करता है, सूर्य जितने समय में आकाश गंगा का एक चक्कर पूर्ण करता है, उसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे? ब्रह्मांड वर्ष। और आपको बता दें, आकाश गंगा जो है हमारी, आकाश गंगा के पास एक दूसरी गैलेक्सी स्थित है। आकाश गंगा, सपोज करते हैं भैया ये हमारी आकाश गंगा है, और आकाश गंगा के सबसे नजदीक जो गैलेक्सी उपस्थित है, आकाश गंगा के सबसे नजदीक जो गैलेक्सी उपस्थित है, उसका नाम एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा कहा गया। यानी सूर्य के, लिखिएगा, आकाश, अगला क्वेश्चन, आकाश गंगा के सबसे समीप एक गैलेक्सी उपस्थित है, गैलेक्सी उपस्थित है जिसका नाम मैं बोल लेता हूँ, राइटिंग थोड़ी हमारी जो ठीक नहीं है, आप लोग कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, फिलहाल मैं बोलता रहता हूँ। जिसका नाम एंड्रोमेडा, ये नाम सही लिख दूंगा, एंड्रोमेडा। और आपको बता दें, आकाश गंगा में, जो हमारी आकाश गंगा है, उसमें सबसे ज़्यादा चमकीले तारों का एक समूह उपस्थित है। जो सबसे ज़्यादा चमकीले तारे हैं उनका एक समूह उपस्थित है। उस समूह को हम लोग क्या कहते हैं? उस समूह को हम लोग कहते हैं ओरियन नेबुला। क्या कहते हैं भैया? ओरियन नेबुला। लिखिएगा, आकाश गंगा में, लिख लेंगे, मैं आपको बोल देता हूं, आकाश गंगा में उपस्थित सबसे चमकीले तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला कहते हैं, ओरियन नेबुला कहते हैं। और आपको बता दें, सूर्य जो है
सूर्य आकाशगंगा में सबसे ज्यादा चमकीला, अपनी आकाशगंगा में सबसे चमकीला है, मतलब लगभग में कहें तो चमकीला है। ज्यादा चमकीला भी नहीं, सबसे ज्यादा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इससे चमकीले और भी तारे हैं, तो लगभग में मीडियम चमकीला। और ये चमकीला हमें इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के सबसे पास में है, इसीलिए ये पृथ्वी के सबसे पास वाला तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है भैया। तो अब देखिएगा, यदि हम बात करते हैं, सूर्य के पास में एक दूसरा तारा और है, सूर्य के पास में एक दूसरा चमकीला तारा है, सूर्य के पास में एक दूसरा चमकीला तारा जिसका नाम है साइरस या डॉग स्टार। लिखिएगा, सूर्य के पास दूसरा चमकीला तारा जिसका नाम है साइरस या डॉग स्टार। लिखिएगा, साइरस या डॉग स्टार। क्या नाम है बच्चे? साइरस या डॉग स्टार। और अब हम आपको बता दें, सूर्य के सबसे नजदीकी तारा एक भैया, ये जो है सूर्य के बाद, यानी सूर्य के बाद देखा जाए दूसरा सबसे चमकीला तारा आपका है साइरस या डॉग स्टार। साइरस या डॉग स्टार, सूर्य सबसे पहले चमकीला और उसके बाद थोड़ी चमक कम है सूर्य से, उसका नाम है साइरस या डॉग स्टार। और सूर्य के सबसे पास में जो उपस्थित है, जो तारा सूर्य के सबसे पास में उपस्थित है, उसका नाम है प्राक्जिमा सेंचुरी। लिखिएगा, सूर्य के सबसे पास में उपस्थित तारे का नाम है प्राक्जिमा सेंचुरी। प्राक्जिमा सेंचुरी। चलिए, प्राक्जिमा सेंचुरी। मैं आपको अब तारों की परिभाषा बताता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं, तारे क्या होते हैं।